साथ इस दौरान हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रामेश्वर जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ सबसे पहले दर्शकों को सुना देते हैं वो बाइट जो राजनाथ सिंह साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि देश के हक में फैसला लिया है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया लेते हैं। मैं जानता हूं कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, यह सच है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे राजनीतिक जीवन में आज जो मुझे सुख की अनुभूति हुई है, आनंद की अनुभूति हुई है, वह अपने में एक बेमिसाल है। आप यह पूछेंगे कि क्यों आपको इतनी सुखद अनुभूति हुई है। मैं देश के एक राज्य का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं, भारत सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुका हूं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूं, आज भी पार्टी का अध्यक्ष हूं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मुझे सुखद अनुभूति हुई है, तो इसलिए हुई है कि अपने राजनीतिक जीवन में भी आज आप जो कुछ भी हमने किया है वह केवल दल के लिए नहीं किया है बल्कि देश के लिए किया है, इसलिए मुझे सुखद अनुभूति हुई। आपको एक सशक्त नेतृत्व दिया है और जिस नेतृत्व के प्रति आस्था केवल हिंदुस्तान की जनता की ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया में जिसके प्रति एक विश्वास और भरोसा पैदा हुआ है, ऐसा नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है। यदि मैं कहता हूं कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है, इस देश को बचा लो, तो मैं क्यों कहता हूं? आजादी के हासिल हुए 65 वर्षों का समय गुजर गया और इन 65 वर्षों में लगातार लंबे समय तक, 50 वर्षों से अधिक समय तक किसी एक राजनीतिक पार्टी ने हुकूमत किया है तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है। कभी नारा दिया गरीबी हटाओ, देश की जनता ने कांग्रेस को हथेलियों पर उठा लिया कि सचमुच हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान की बेरोजगारी यदि कोई दूर कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। 1970 में यह नारा दिया था। कभी यह नारा दिया कि मेरा भारत महान है, सारे देशवासियों को मिलजुल कर इस भारत को एक महान भारत बनाना है। फिर नारा दिया कांग्रेस का। तो यहां पर राजनाथ सिंह बोल रहे थे कि उनको सुख की अनुभूति हुई है, जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है और दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व दिया है। सीधे मैं दीपक जी के पास जाना चाहूंगी उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। कुछ ही देर पहले अरुण जेटली साहब ने जब बाकायदा अपनी भाषण की शुरुआत की थी, बहुत ही शॉर्ट स्पीच थी, उसमें कहा था कि एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्वक एक फैसला था जो राजनाथ सिंह साहब ने लिया है और जिसके लिए उनको बाकायदा मुबारकबाद दी गई। और आज बड़ी सुख की अनुभूति अगर राजनाथ साहब को हो रही है तो वो इसलिए हो रही है कि बहुत दिनों से इसको लेकर जो चिंता चल रही थी, कंफ्यूजन चल रही थी, वो भ्रम की स्थिति खत्म हुई है। एक ठोस फैसला फाइनली ले लिया गया है। अगर इसको हम विशुद्ध हिंदी के अंदर बोले तो बीजेपी के कई नेता सोच रहे होंगे चलो एक बला टली का मतलब अगर इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में हम ना ले और अगर हम इसको बीजेपी के ढंग से समझने की कोशिश करें और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के ढंग से समझने की कोशिश करें तो ये कोई आसान फैसला नहीं था बीजेपी के लिए। सभी गुट को एक साथ करना, सभी लोगों को एक साथ करना, सभी को समझाना और बीच में पूरा सास बहू और साजिश का पारिवारिक ड्रामा जिसमें घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग जो है वो नासाज स्वास्थ्य होने के कारण नहीं आ पाता है, कई सारे और लोग नहीं आते हैं, इंतजार करते हैं कि ड्रामे का पटाक्षेप कैसे होगा। कुछ को लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकल आएगा, कुछ को लगता है 2 कमिटीज बन जाएंगी। मोदी साहब कल रात में डिमांड कर देते हैं कि आप मुझे कैंपेन कमेटी का चीफ तो बना रहे हैं, साथ में आप प्रधानमंत्री पद का भी मुझे आश्वासन दीजिए कि प्रधानमंत्री पद भी मुझे मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितने दबाव के भीतर होंगे राजनाथ सिंह और ऐसे तमाम नेता जिनको इस पर अंतिम निर्णय करना होगा। इस दबाव के बीच से निकलकर एक निर्णय कर लेना, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है।
जो लीडर होता है, जो नेता होता है, जो मैनेजर होता है, उसको पैसे इस बात के मिलते हैं या उसको तनख्वाह इस बात की मिलती है आंचल कि वो सही समय पर सही निर्णय कर सके। और बीजेपी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगा है कि उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया है। जैसे बीजेपी दिल्ली के कई नेता मेरे पास आते हैं, उनसे चर्चा होती है, बातचीत होती है, तब वो सब यही बात बोलते हैं कि चुनाव सर पर है, अक्टूबर नवंबर के अंदर चुनाव होने हैं। लेकिन बीजेपी अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पा रही है। डिसाइड की तो बात छोड़िए, इस बात पर चर्चा भी नहीं शुरू हुई है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी के में शीला दीक्षित के खिलाफ कौन खड़ा होगा। विजय गोयल जो कि अध्यक्ष है वो खड़े होंगे या कोई नया चेहरा खड़ा होगा। तो बीजेपी में फैसला हो जाए, और ऐसी पार्टी में फैसला होना बेहद मुश्किल होता है। प्रमोद महाजन हमको हमेशा कहा करते थे, प्रदीप सिंह जी को बहुत अच्छी तरह याद होगा, वो हमेशा कहते थे कि बीजेपी जैसी पार्टियों में फैसला करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि यह फैसला परिवार के आधार पर नहीं होता है, एक व्यक्ति को फैसला नहीं करना होता है। यहां पर सक्सेशन मुश्किल काम है, इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि 20 लोग हैं, 20 सुर है। सबको पता है कि अगर मुलायम सिंह यादव की जगह अगर कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है उत्तर प्रदेश में, तो वो अखिलेश यादव होंगे। जयललिता वही करेंगी जो वो चाहेंगी। डीएमके के अंदर अगर सक्सेशन होना है तो डीएमके या तो स्टैलिन होंगे या आजगिरी होंगे। यानी ये सक्सेशन ज्यादातर पार्टी परिवार के आधार पर चल रही है। सोनिया गांधी है तो उनके बाद राहुल गांधी होंगे, अगर राहुल किसी कारण से हटते हैं तो प्रियंका होंगे। और लोगों ने तो ये तक बोल दिया है कि प्रियंका की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी पॉलिटिकल रैलीज के अंदर ले जाके ये संदेश दे दिया है कि गांधी परिवार का नेतृत्व आने वाले समय में कौन करेगा। लोग यहां तक की भी बात करते हैं जब विधानसभा चुनाव वाली बात हो तो वाकई अरुण जेटली ने जो कहा है और राजनाथ सिंह जी ने कहा है वो बेहद सारगर्भित है। वो इसलिए सारगर्भित है कि अगर आप एक थाली में बैठे तमाम चीजों के साथ उसको हिलाते हुए, उसको डुलाते हुए, जिसको कहते हैं कि थाली के अंदर बैगन कभी एक साथ नहीं बैठ सकता है, और थाली के अंदर सभी बैगनों को एक साथ बिठाते हुए एक निर्णय तक पहुंच जाए और एक पथ पर या एक अंतिम छोर तक किसी व्यक्ति को पहुंचा दे, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और इसीलिए राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि उनको सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये अंतिम फैसला नहीं है, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री पद का होना है। अंतिम फैसला ये होना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जगह कौन। अभी नरेंद्र मोदी ने एक सीढ़ी चढ़ी है, उनको कई सीढ़ी चढ़ना बाकी है। ये बात बीजेपी भी समझती है, मोदी भी समझते हैं, नीतीश कुमार जैसे एलाइज भी समझते हैं, और जो पोटेंशियल एलाइज हैं वो भी समझते हैं। तो यहां से नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात की राह बेहद आसान थी, लेकिन दिल्ली तक की राह उनके लिए आसान नहीं है। इसमें ऊंचाई भी है, इसमें नीचाई भी है, इसमें पहाड़ भी है, इसमें नदी भी है, इसमें पत्थर भी है, इसमें समुद्र भी है, और एक लंबी दूरी उनको तय करनी है। लेकिन एक बात और जो राजनाथ जी ने कही, जो हम समझना चाहेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है, और मैं दल की नहीं देश की सोच रहा हूं, और ये आपको व्यक्तित्व जो कि एक सशक्त व्यक्तित्व है वो हमने आपको दिया है। अब इसको कैसे रीड किया जाए? हिंट किया है कहीं ना कहीं कि भले ही नरेंद्र मोदी की जिस तरह की बात कही जा रही थी या मांग उठ रही थी कि सीधे ही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी दी जाए, तो कहीं ना कहीं एक उस तरफ इशारा किया है, या अभी भी जिस तरह इंग्लिश में कहा जाता है, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स? बिल्कुल, वाकई सबको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को आज ये कह दिया जाता कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या पीएम इन वेटिंग होंगे, दूसरे सेकंड एनडीए टूट जाता। और जो एक रे ऑफ होप थी, जो उम्मीद की किरण थी कि अगर बीजेपी 170 या 200 के आसपास सीट ले आती है, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि नहीं हम तो 220 से 230 की तैयारी करेंगे, पता नहीं कितनी आ जाए, तो जो एक रेनबो कोएलिशन बनने की बात थी, जिस तरह का कोएलिशन 24 पॉलिटिकल पार्टीज का अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था, उसमें बड़ी मुश्किल आती। इसी के चलते नरेंद्र मोदी दोनों लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं थे, एलाइज के लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं थे, पार्टी के लेवल पर एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो उनको जो पदोन्नति हुई है वो एक स्टेप पर हुई है, दूसरी स्टेप पर नहीं हुई है। जहां तक बात उन्होंने कही लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है, ये बड़ी साफ सी बात है, ये बड़ी सीधी सी बात है। आप देखिए, दो तरह के नेता आज की तारीख में चलते हैं। एक नेता वो जिनको जयललिता मुख्यमंत्री बना देती हैं जब वो जेल जाती हैं, या एक नेता वो जो मनमोहन सिंह हो, उनको सोनिया गांधी एकाएक नेता बना देती हैं और वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन असल में आदमी कितना पॉपुलर हो। प्रणब मुखर्जी का मैंने इंटरव्यू किया था, और प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने एक बात मुझसे कही थी। मैंने पूछा, आप
प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए देश के? बोले पहली बात तो मुझे हिंदी नहीं आती, मेरा हिंदी में हाथ तंग है और इस देश का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो हिंदी बोल सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही, मैं कभी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा, मैं कभी जनता के बीच सीधे चुनकर नहीं आया, ये मेरा दूसरा बड़ा हैंडीकैप था। और मेरा तीसरा बड़ा हैंडीकैप ये था कि मैं कम्युनिकेशन का या भाषण देने की कला का एक्सपर्ट नहीं हूं, और ये कला किसी भी अच्छे मास लीडर को बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। मैं मन में मन मुस्कुराया, ये तीनों क्वालिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह में नहीं है, लेकिन फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों के बीच जो लोकप्रिय होता है वही लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। ये बात नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल ठीक बैठती है। इसीलिए हम पत्रकारिता या पत्रकारों के बारे में कहते हैं या सिनेमा स्टार के बारे में कहते हैं या एक सफल व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि जो दिखता है, लिखता है या फिर बिकता है वही नेता, वही लोकप्रिय होता है। और यही लोकप्रियता का पैमाना नरेंद्र मोदी पर ठीक ठीक लागू होता है। जी, रामेश्वर जी के पास यहां पर आना चाहूंगी। रामेश्वर जी, आज बाकायदा राजनाथ जी ने, जैसा दीपक जी भी बता रहे थे कि किस तरह से इशारा जरूर किया, लेकिन अभी और बहुत पड़ाव हैं। लेकिन मोदी साहब ने खुद अपने भाषण में 45 मिनट के भाषण में ये बात कही कि वेल बिगन इज हाफ वन, यानी कि आधी तो जंग जीत चुके हैं आप, कि नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हो गई, यानी कि ऑल इज वेल। और अब तो बिल्कुल किसी भी तरह से आपको यूपीए का सफाया कर ही देंगे आप लोग, क्योंकि आप तो बहुत उत्साहित है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो पूरे हिंदुस्तान के विकास का लक्ष्य है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा देश ये जानता है कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है भारत निर्माण का, वो आज भी अधूरा है। आज भी गांव के किसान से पूछो तो वो खेत की मेड़ पर खड़ा होकर रोता है, क्योंकि अगर अटल जी ने सपना लिया था कि गांव में अगर हिंदुस्तान की नदियां जुड़ जाएंगी, गंगा में यमुना, यमुना में मथुरा, ये जो नदियों का पानी एक दूसरे के अंदर आ जाएगा, कावेरी वगैरह, तो इससे गांव का किसान हरियाली होगा। अगर गांव में आज जाओ तो प्रधानमंत्री सड़क ये श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। तो हिंदुस्तान का किसान देख रहा है कि कब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के तख्त पर आए,